हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही हो और आप मेरे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने लिख सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट को समझा था, जिसमें हमने स्टोक्स, एंटी स्टोक्स एंड रेले लाइन को समझा था। बट हम उनकी इंटेंसिटी को नहीं बता पा रहे थे कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी कम होगी। और फिर हम ये भी नहीं बता पा रहे थे कि रमन शिफ्ट एग्जैक्टली कितना होगा, उनके बीच में स्पेसिंग एग्जैक्टली कितनी होगी। सिलेक्शन रूल भी नहीं बता पा रहे थे। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रहा था। मीन्स क्लासिकल थ्योरी हमें काफी हद तक काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पाई थी। बट हमें प्योर एग्जैक्ट जो हमें चाहिए था वो हमें क्वांटम थ्योरी की मदद से ही हमारे लिए समझ आया। सो हम आज के लेक्चर में हम क्वांटम थ्योरी समझेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। क्लासिकल थ्योरी को हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में समझा है, और उसका फिजिकल मीनिंग और उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, जो भी कॉम्पिटेटिव जो भी एग्जामिनेशन वगैरह, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चनों को हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट समझेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्लासिकल थ्योरी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में समझा था, अब हम समझेंगे एनर्जी के फॉर्म में, जो कि एनर्जी क्वांटाइज होती है। कि इक्वेशन कंपैरिजन हम बात करें तो हम बोलेंगे क्लासिकल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, इन सब फिनोमेना को, जिसमें डाइपोल ऑसिलेट करने लगता है, फिर पॉजिटिविटी आ जाती है, उन सबको हमने क्लासिकल में समझा था। आज हम क्वांटम थ्योरी की मदद से रमन इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने रमन इफेक्ट को, जिसमें हम आज के लेक्चर में क्वांटम थ्योरी की मदद से रमन इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो और कंटेंट मैं जो भी दे रहा हूँ और जो भी लेक्चर मैं आपको डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा हूँ, और अगर आपको जहाँ कहीं भी डाउट्स हो या फिर आपको लगता है कि कुछ मेरे को एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करें। आपके सजेशन आई एम ऑलवेज वेलकम। मैं भी चाहता हूं कि आप कमेंट करें, और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो या फिर कोई चीज आपको लगती है कि सर आप ये चीज ऐड कर लीजिए, तो आप ऑलवेज कमेंट करें या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और आपको ऐसा कोई टॉपिक जो लगता है कि सर ये पर्टिकुलर ये टॉपिक्स पहले आप ये डिस्कस कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या और टेलीग्राम चैनल पे लिंक दी रखी है, उसको ज्वाइन कर लें। वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी कि आपका रिस्पॉन्ड किस तरीके से, आप कौन कौन सा टॉपिक चाह रहे हैं। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक टॉपिक को पर्टिकुलरली डिटेल में मैं लेक्चर वाइज कंप्लीट करूं। और अगर जैसे आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको पहले कराना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक डालेंगे अब मैं उसको कंप्लीट करा सकूं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। सो रमन इफेक्ट हम जो ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं क्लासिकल थ्योरी की मदद से, अब क्वांटम थ्योरी की मदद से समझेंगे कि रमन इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट changes due to exchange of energy between photons and molecules. So रमन इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट चेंज हो जाती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी between photons and molecules. So Raman effect is the phenomena in which frequency or wavelength of scattered light changes due to exchange of energy between photons and molecules. So ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करें क्वांटम डेफिनेशन के फॉर्म में, सो हम बोलेंगे when a photon interacts with the molecule, it may transfer part of its energy to the molecule. So when जब फोटोन इंटरेक्ट करता है मोलिक्यूल के साथ, it may transfer some of its energy to the molecule और receive energy from it. जब कोई फोटोन इंटरेक्ट करता है मोलिक्यूल के साथ, so it may transfer of its energy to the molecule, means कुछ एनर्जी मोलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है या फिर कुछ एनर्जी मोलिक्यूल से ले लेता है। कंसिक्वेंटली इससे क्या होता है कि स्कैटर्ड फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने इंसिडेंट कराई थी, जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट आएगी जो हमने पहले इनिशियली इंसिडेंट कराई थी। मींस कंसिक्वेंटली द स्कैटर्ड फोटोन हैज अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन। दिस इज द कॉल्ड द क्वांटम रमन इफेक्ट। तो इसी को हम क्वांटम रमन इफेक्ट कहते हैं। मींस जब फोटोन इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ, सो फोटोन क्या करता है, अपनी एनर्जी को दे देता है मॉलिक्यूल को, या फिर मॉलिक्यूल से एनर्जी को ले लेता है। इससे क्या होता है, स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है
वो हमें डिफरेंट मिलती है फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन। जो हमने इंसिडेंट करी थी फ्रीक्वेंसी वो हमें डिफरेंट मिलती है आफ्टर स्कैटरिंग। इसी को हम कहते हैं क्वांटम रमन इफेक्ट। नाउ इसको हम और अच्छे से फिजिकली समझने की कोशिश करें। सो फिजिकल मीनिंग और ही अच्छे से क्या बता रहा है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल पोजेसेस क्वांटाइज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सो मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं क्वांटाइज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स व्हेन इंसिडेंट फोटॉन्स इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल। जब कोई इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती है। जब कोई मॉलिक्यूल when molecules possesses a quantized rotational and vibrational energy level। मॉलिक्यूल पोजेस करता है क्वांटाइज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है, और उसी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की करस्पॉन्डिंग हमारे पास बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। जब कोई फोटोन इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती है। सबसे पहले लेक्चर में जो स्कैटरिंग में हमने पढ़ा था, एक इलास्टिक स्कैटरिंग होती है और एक इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है। इलास्टिक स्कैटरिंग में हमने रेले स्कैटरिंग पढ़ा था और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में हमने रमन स्कैटरिंग पढ़ा था। सो अब समझते हैं इन तीनों टाइप में। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, नो एनर्जी ट्रांसफर मींस कोई एनर्जी का, जब कोई फोटोन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो कुछ एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, ना कोई एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ना मॉलिक्यूल से कोई एनर्जी लेगा। उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन। मीन जब हमने ये फोटोन इंसिडेंट कराया, तो ये मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर इसके बाद ये एनर्जी को एमिट करेगा। जो हमने फ्रीक्वेंसी डाली वही की वही हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। सो इसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। इसको हम कहेंगे रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग मींस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी की। इसको हम क्या कहेंगे, रेले स्कैटरिंग कहेंगे। अब सेकंड केस में क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी को, मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी, मॉलिक्यूल गेन करेगा एनर्जी मींस फोटोन लूज करेगा एनर्जी को। सो फोटोन लूज एनर्जी करेगा तो मॉलिक्यूल गेन करेगा एनर्जी को। जैसे हमने यहां इंसिडेंट कराया, सो मॉलिक्यूल ने एनर्जी को गेन करा। सो मॉलिक्यूल ने गेन करा एनर्जी को तो फोटोन ने लूज करोगा। सो जो लूज एनर्जी करा है फोटोन वो क्या होगा, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू एम मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोक्स लाइन, जिसको हम नाम दे रखा है स्टोक्स लाइन। मींस जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी लेस देन आएगी किसके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के। और थर्ड केस में क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स लूज करेगा एनर्जी को, जब थर्ड केस में क्या है, जब मॉलिक्यूल्स लूज करता है अपनी एनर्जी को, मॉलिक्यूल लूज करेगा एनर्जी को तो फोटोन गेन करेगा एनर्जी को। फोटोन्स गेन एनर्जी, सो फोटोन गेन करेगा एनर्जी को, तो हमारे पास जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो ग्रेटर आएगी मींस एच न्यू नॉट जो कि हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है प्लस एच न्यू एम जो कि मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी है। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन आएगी। एंटी स्टोक्स लाइन में क्या होगा, जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी एक तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है प्लस मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी है। सो स्टोक्स लाइन में हमारी फ्रीक्वेंसी इन डिक्रीज कर रही थी और एंटी स्टोक्स लाइन में हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी। मींस हम बोल सकते हैं कि स्टोक्स लाइन में फोटोन अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को देता है और एंटी स्टोक्स में फोटोन्स को मॉलिक्यूल एनर्जी दे रहा हो। सो ये एक पूरा ओवरव्यू है। नाउ अगर हम समझे कि हमें क्लासिकल थ्योरी कहां दिक्कत आ रही थी जिससे हमें क्वांटम थ्योरी में शिफ्ट करना पड़ा, सो व्हाई क्वांटम थ्योरी इज रिक्वायर्ड। सो हम बोलेंगे क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली इंड्यूस्ड डाइपोल ऑसिलेशन। सो क्लासिकल थ्योरी ओनली एक्सप्लेन कर ओनली इंड्यूस्ड डाइपोल ऑसिलेशन ओनली, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स इंटेंसिटी डिफरेंस। मींस स्टोक्स और एंटी स्टोक्स की जो इंटेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वांटाइज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है वो की क्वांटाइज है, जबकि हमें पता है क्लासिकली एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, बट जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है वो क्वांटाइज है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सिलेक्शन रूल का कोई आइडिया नहीं दिया, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ नहीं बताया, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल के बारे में कुछ नहीं बताया, रमन लाइन पोजीशन एक्यूरेटली भी नहीं बता पाया। हैंस क्वांटम मैकेनिक्स बिकम नेसेसरी, इसलिए हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ अगर हम फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी की बात करें, सो फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, सो हम बोल सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी में हम बोल सकते हैं
कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट रमन शिफ्ट, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा डिस्क्रीट रमन शिफ्ट को, कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन फोटॉन्स एंड मॉलिक्यूल, फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता एनर्जी तो कंटिन्यूस है, बट एक्चुअल में यहाँ एनर्जी डिस्क्रीट मानेंगे तभी हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन नॉट एक्सप्लेन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, कैन नॉट एक्सप्लेन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंटी स्टोक्स लाइंस आर वीकर, एंटी स्टोक्स लाइन वीक क्यों, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा। नो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल कॉन्सेप्ट, कोई मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया। कैन नॉट ड्राइव रमन सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड नो क्वांटम ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट, कोई क्वांटम ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया। नाउ अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम थ्योरी को समझ रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ एज्यूप्शन मान के चलेंगे। एज्यूप्शन हम क्या मान के चल रहे हैं, हम इसमें एज्यूप्शन मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स पोजेसेस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, मॉलिक्यूल पोजेस कर हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, फोटोन पोजेसेस एनर्जी जो कि एच न्यू होगी, फोटोन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन ऑलवेज एनर्जी कंजर्वेशन। सो मॉलिक्यूल पोजेस करेंगे हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, फोटोन पोजेस करेगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ओबे करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। रमन स्कैटरिंग इज एन इनइलास्टिक स्कैटरिंग, और रमन स्कैटरिंग हमारे पास क्या है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। देखो ये हमारे पास एनर्जी लेवल है जिसमें हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। सो टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सम ऑफ द, सो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो सम होती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक की, वाइब्रेशनल की एंड रोटेशनल एनर्जी की। सो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, ये तीन टाइप की एनर्जी है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या है, रिजिड रोटेटर है। सो रोटेशनल एनर्जी लेवल जिसमें हमारे पास रिजिड रोटेटर है, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर, रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए हम कैसे रिजिड रोटेटर मान के करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू हमें पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू जे 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 प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हमें पता है ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 आई है। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट एच कट जो कि हमें रिड्यूस प्लंक कांस्टेंट कहते हैं, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, इसमें पुट करते हैं। सो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो कि हमारे पास निकल के आ रहा होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1, जिसमें जे की वैल्यू क्या 0 1 2 3 रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ई जे हमारे पास एनर्जी ऑफ द जेथ लेवल है, आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एच हमारे पास प्लंक कांस्टेंट है। सो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैव अ क्वांटाइज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ई जे, और जो कि प्रोपोर्शनल है जे 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 प्लस 1। रमन स्कैटरिंग अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन, रमन स्कैटरिंग अराइज होता है ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन दीज लेवल्स। जो रमन स्कैटरिंग अराइज होता है ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एक्युमुलेटेड बाय एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटोन, जो कि फोटोन एब्जॉर्ब या फिर एमिज करता है फोटोन। नाउ अगर हम क्वांटम प्रोसेस ऑफ रमन स्कैटरिंग को समझें, क्वांटम प्रोसेस ऑफ रमन स्कैटरिंग को, सो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आउटकम व्हेन फोटोन इंटरेक्ट, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हैं जब फोटोन इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ। सो एक तो हमारे पास रेले स्कैटरिंग मींस स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, या मींस सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, मींस हमने एनर्जी दी, ये मॉलिक्यूल गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और सेम की सेम फ्रीक्वेंसी को एमिट कर गया। सो ये हमारे पास रेले स्कैटरिंग हो जाएगा। दूसरा था हमारे पास स्टोक स्कैटरिंग। स्टोक स्कैटरिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी को, मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी को। सो हमारे पास जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो लेस देन आती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, मींस स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मींस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है, और ये क्या होता है स्टोक्स लाइन होता है, इसमें मॉलिक्यूल गेन कर रहा होता है एनर्जी को, मींस हमने एनर्जी को इंसिडेंट कराया, सो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर उसके बाद जो एनर्जी एमिट करेगा एच न्यू एस, जो एच न्यू एस है जो कि हमारी स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, वो लेस होगी किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फोटोन ने अपनी एनर्जी को मॉलिक्यूल को दे दी। नाउ एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में क्या होता है, एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स क्या करता है, यहाँ मॉलिक्यूल गेन कर रहा होता है एनर्जी को, एंटी स्टोक्स में यहाँ मॉलिक्यूल लूज कर रहा होता है एनर्जी को, मींस यहाँ फोटोन को एनर्जी दे देगा, मींस म्यू स्कैटर इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस न्यू एम, मींस ये तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है प्लस न्यू एम या फिर वी एम हमारी मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी है। सो एच न्यू नॉट हमने एनर्जी दी, फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करेगा और अपनी एनर्जी को फोटोन को दे देगा। सो इसके बाद जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी एच न्यू एस, जो कि
इंक्रीज आएगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, एंटी स्टोक्स लाइन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, राइट। E1 E2 आज हमारे रियल एनर्जी लेवल होते हैं, रियल एनर्जी लेवल्स, और ये हमारे पास एक्चुअल में रियल एनर्जी लेवल ना हो कि ये हमारे पास वर्चुअल एनर्जी लेवल होते हैं, वर्चुअल एनर्जी लेवल जो कि वेरी शॉर्ट लिव्ड के लिए होते हैं, वेरी छोटे टाइम के लिए होते हैं। ना अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन, सो हम बोल सकते हैं, सो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू इक्वल आती है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी h न्यू नॉट है, स्कैटर्ड फोटोन फ्रीक्वेंसी ES इज इक्वल टू h न्यू s है, इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी h न्यू नॉट है, स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी h न्यू s है, और चेंज इन मोलिकुलर एनर्जी हमारे पास क्या है, E फाइनल माइनस E इनिशियल है। सो हम बोल सकते हैं फॉर स्टोक्स स्कैटरिंग, फॉर स्टोक्स स्कैटरिंग मॉलिक्यूल गेन करता है एनर्जी को और फोटोन लूज करता है अपनी एनर्जी को, सो h न्यू नॉट, सो h न्यू s प्लस डेल्टा E, डेल्टा E, सो न्यू s हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू नॉट माइनस डेल्टा E बाय h, डेल्टा, सो हम डेल्टा E को क्या कहते हैं, h न्यू m, मीन्स एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ट्रांजिशन, मीन्स h न्यू m हमारे पास क्या है, एनर्जी है किसकी, मोलिकुलर ट्रांजिशन की। और एंटी स्टोक्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लूज करता है एनर्जी को, फोटोन गेन करता है एनर्जी को, मॉलिक्यूल लूजेस एनर्जी एंड फोटोन गेन एनर्जी, सो h न्यू s इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस डेल्टा E, सो न्यू s इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा E बाय h, डेल्टा E बाय h, डेल्टा E बाय h, सो न्यू s इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा E बाय h। और अगर न्यू m की बात करें, सो न्यू m हमारे पास क्या है, मोलिकुलर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोलिकुलर ट्रांजिशन, मींस ये हमारे पास न्यू m इज द, न्यू m is E final minus E initial by h, is the frequency of molecular transition, is the frequency of molecular transition, rotational and vibration level. So nu m is the frequency of molecular transition, rotational or vibration level range. So nu m is the frequency of molecular transition, rotational और vibration के बीच में। Now rotational energy level for diatomic molecule जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, EJ इज इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर JJ प्लस 1, दिस है मैं J हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है, राइट। सो रोटेशनल टर्म वैल्यूज एंड रोटेशनल कांस्टेंट नाउ हम अगर निकाल के देखें, जिसमें हम एनर्जी को हम वेव नंबर के टर्म में डिस्कस करते हैं, जिससे हमें इजी होता है, FG इज इक्वल टू EJ अपॉन HC। देन आफ्टर दैट हम रोटेशनल कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, जो कि हम रोटेशनल, जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े तब भी इसको डिफाइन करा था, B इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, जिसमें B हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट है। सो हमारे पास FJ रोटेशनल टर्म वैल्यू FJ इज इक्वल टू VJ JJ प्लस 1, B हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल है जो कि डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और B की यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। सो ऑर्डर ऑफ B जनरली क्या होता है, 0.1 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। सो B की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, तो रोटेशनल टर्म वैल्यू की यूनिट भी सेंटीमीटर इनवर्स ही होगी। नाउ रोटेशनल रमन सिलेक्शन, सो इसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा इसका, फॉर रमन स्कैटरिंग इन अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल, सो इसके लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा G इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा, दैट इज ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग, सो हम बोल सकते हैं दैट इज ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग द रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंजेस बाय 2 यूनिट्स, मींस हम बोल सकते हैं रोटेशनल रमन स्कैटरिंग में, ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होता है बाय 2 यूनिट्स, ये J से J प्लस 2 कहेंगे तो हम स्टोक्स लाइन मिल रहा होगा, J से J माइनस 2 कहेंगे तो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन मिल रहा होगा, J से J प्लस 2 कहेंगे तो हमारे पास स्टोक्स लाइन आ रहा होगा, J से J माइनस 2 आ रहा होगा तो एंटी स्टोक्स लाइन आ रहा होगा। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास डेल्टा J इक्वल टू क्या आता था, प्लस माइनस 1 आता था, ये इसमें डिफरेंस है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ अगर हम रोटेशनल, नाउ डेरिवेशन ऑफ रमन शिफ्ट की बात करें, डेरिवेशन ऑफ रमन शिफ्ट जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्टोक्स के लिए, J से हमारे पास J प्लस 2 हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी लेवल E इनिशियल B JJ प्लस 1, फाइनल एनर्जी B J प्लस 2 प्लस J प्लस 1। सो अब इनका डिफरेंस लेंगे, सो डेल्टा E इज इक्वल टू 2B 2J प्लस 1, मीन्स अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू 4B J प्लस 3/2, 4B J प्लस 3/2, जिसमें, और इसको अगर हम रमन शिफ्ट
वेव नंबर के टर्म में लिखना चाहेंगे सो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच सी लिखेंगे, सो डेल्टा ई बाय एच सी लिखेंगे। सो इसी को हम लिख देंगे 4b टू जे प्लस 3/2 मीन्स इसको हम 2 को अगर कॉमन निकाल लेंगे सो ये क्या हो जाएगा 4b जे प्लस 3/2 हो जाएगा, राइट। और अगर हम इसके बाद रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक्स लाइन की बात करें, स्टोक्स लाइन में जे से जे प्लस 2 होता है, एंटी स्टोक्स में जे से जे माइनस 2 होता है। सो जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश 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 टू जे प्लस 2 जो कि हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। जे इज इक्वल टू 0, सो जे फाइनल जे इज इक्वल टू 2, सो हमारे पास 6 भी आएगा। देन जे इज इक्वल टू इनिशियल 1 था, फिर फाइनल 3 हुआ, सो हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या आएगा 10 भी आएगा, 14 भी आएगा, 18 भी आएगा, 22 भी आएगा, लाइक दिस। सो हम बोल सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन हमारे पास कितनी होती है 4b होती है, ये 4b होती है। अब इसमें हम स्पेक्ट्रम में हम देख भी सकते हैं, स्पेक्ट्रम में देखिए सबसे पहले हमारे पास रेले लाइन आ रही है, फिर इसके बाद स्टोक्स लाइन हमारे पास अभी एंटी स्टोक्स में, और ये यहाँ और देख लीजिए एंटी स्टोक्स में हम कहते हैं जे से जे माइनस 2 है, एंटी स्टोक्स में हमारे पास जे से जे माइनस 2 है, जे से जे माइनस 2 है, जे से हमारे पास जे माइनस 2 है। सो अगर हम देखें इनिशियल 2 था, 2 से 0 में आए सो -6b, 3 से 1 में आए -10b, 4 से 2 में आए -14b, 5 से 3 में आए -18b। सो इसमें भी स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन हमारे पास 4b है, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन हमारे पास 4b है। सो ये देखो स्टोक्स लाइन में हमारे पास 0 जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, 0 से 6b, 10b, 14b एंड 18b। इन द सिमिलर एंटी स्टोक्स लाइन में जे इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसमें हमारे पास -6b, -10b, -14b, -18b। और रेले लाइन हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को वो इक्वल होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की। एंटी स्टोक्स लाइन में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास वो लेस देन आती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के, और स्टोक्स लाइन में क्या होता है स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो ग्रेटर देन आती है जो स्टोक्स लाइन में, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो एंटी स्टोक्स लाइन में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो किससे ग्रेटर आती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की, और स्टोक्स लाइन में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत बार कई बार पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में, व्हाई एंटी स्टोक्स लाइंस आर वीकर देन स्टोक्स लाइन। सो हम बोलेंगे कि एट रूम टेम्परेचर मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर इन द लोएस्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल J is equal to 0. Only a small fraction of a molecule are in the higher rotational energy level J is equal to 1 2 3. So anti-Stokes lines originate from these higher energy level. जबकि हमें पता है कि anti-Stokes line originate कहाँ होती है higher energy level से, और Stokes line originate होती है ground state energy level से, and ground state energy level में ही सबसे ज्यादा पार्टिकल रहते हैं। Therefore population is small, therefore intensity is big. So इसलिए anti-Stokes line की इंटेंसिटी big होती है क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में पार्टिकल बहुत कम होते हैं, सो इसलिए उनकी इंटेंसिटी बी है। सो क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन एंड देयर पोजीशन, स्पेसिंग, इंटेंसिटी एंड सिलेक्शन रूल, राइट। नाउ हम अगर और अच्छे से डिटेल में समझे एंटी स्टोक्स लाइन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंटी स्टोक्स लाइन जे से हमारे पास जे माइनस 2 आया इनिशियल एनर्जी लेवल, बी जे 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 प्लस 1 ई फाइनल। नाउ अगर हम इसकी एंटी स्टोक्स लाइन की जो एनर्जी निकाल रहे थे -2v 2j -1, सो हमने इसमें देखा था फर्स्ट फ्यू एंटी स्टोक्स लाइन -6b, 10b, -14b, 18b, -18b। सो कंप्लीट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था एक तो हमारे पास रेले लाइन जो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंटी स्टोक्स लाइन में हमारे पास जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में स्टोक के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमारे पास 6b, 10b, 14b, 18b, 22b, J is equal to 1 2 3 4 5। एंटी स्टोक्स लाइन में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर आ रहा था -6b, -10b, -14b, ये देखो -6b, -10b, -14b, -18b, और इसमें एंटी स्टोक्स लाइन में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ फोटोन एनर्जी गेन कर लेता है और स्टोक्स लाइन में फोटोन यहाँ एनर्जी लूज कर लेता है। So spacing between
स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस ऑन बोथ साइड इज 4b, जो कि कांस्टेंट रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बोलूं फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक्स एंड फर्स्ट एंटी स्टोक्स लाइन का बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो 12 भी बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन स्टोक्स, फर्स्ट स्टोक्स एंड सेकंड स्टोक्स लाइन 4b। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट स्टोक्स एंड फर्स्ट एंटी स्टोक्स, सो 12b। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंटी स्टोक्स एंड फर्स्ट सेकंड एंटी स्टोक्स 4b। ये कई बार पूछ लेते हैं। फ्रॉम द मेजरिंग स्पेसिंग 4b वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एन, मींस हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्पेसिंग अगर हमें पता चल जाती है तो हम उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस कितना है, उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी, इन सबको हम पता कर सकते हैं। नाउ अगर हम अगला हमारा था वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट। हमारा अगला क्या था, वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट। सो वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट का ओवरव्यू लें। सो मॉलिक्यूल आल्सो पोजेसेस क्वांटाइज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सो मॉलिक्यूल्स हमें पता है आल्सो पोजेस करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को। सो ड्यूरिंग स्कैटरिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में ओके। सो ड्यूरिंग स्कैटरिंग वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। सो रिले स्कैटरिंग जो कि इलास्टिक स्कैटरिंग है, कोई नो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ओके हो। सो सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। स्टोक्स स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स हमारे पास गेन करता है एनर्जी को, जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी आती है वो लेस देन आती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, जिसके लिए हमारे क्योंकि मॉलिक्यूल फोटोन अपनी एनर्जी को लूज करता है। एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स लूज करता है एनर्जी को, फोटोन गेन करता है एनर्जी को। सो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी स्कैटर आती वो जा ग्रेटर आती इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन। सो म्यू एम इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये म्यू एम हमारे पास क्या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल है। नाउ अगर हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करें, सिलेक्शन रूल सो रोटेशनल रमन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पोलरेबिलिटी होनी चाहिए। और सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू +-2 और रीजन चेंज इन पोलरेबिलिटी ऑक्योर, जो कि डेल्टा जे इक्वल टू +-2। वाइब्रेशनल रमन में चेंज इन पोलरेबिलिटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशनल रमन में क्या होना चाहिए, पोलरेबिलिटी चेंज होना चाहिए ड्यूरिंग वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशनल मोड इज रमन एक्टिव इफ पोलरेबिलिटी चेंज हो रही है। पोलरेबिलिटी मस्ट चेंज विद नॉर्मल वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट। पोलरेबिलिटी चेंज होना चाहिए विद वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट। सो ऑल मॉलिक्यूल्स आर रमन एक्टिव but infrared spectroscopy active modes are not necessarily Raman active. So all molecules are Raman active, but infrared active modes are not necessarily Raman active and vice versa. Now हम इसके इंटेंसिटी की बात करें। इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइंस। सो एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए बन जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ रमन लाइन डिपेंड्स ऑन population of the initial state, Boltzmann distribution, change in polarizability during transition, frequency of incident light, and geometry and symmetry of the molecules. So population Nj is directly proportional to 2j plus 1 exponential minus Ej upon kBt. Ej हमारे पास एनर्जी जो कि B Jj plus 1 है, kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो स्टोक्स एंटी स्टोक्स का रेशियो देखते हैं। सो हमारे पास जो रेशियो आता है इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू एम का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच म्यू अपॉन केबीटी। एच न्यू अपॉन केबीटी इज वेरी वेरी लेस देन 1 एट रूम टेम्परेचर। सो हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस स्टोक्स लाइंस आर मच मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, एंटी स्टोक्स। मींस ये हमारे पास स्टोक्स लाइन है और ये एंटी स्टोक्स लाइन। नाउ अगर हम फाइनल की समरी बोले तो हम बोल सकते हैं रमन इफेक्ट इज ड्यू टू इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल। सो रमन इफेक्ट ड्यू टू इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाया मॉलिक्यूल्स एंड क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन एंड देयर पोजीशन। And so Raman effect due to inelastic scattering of light by molecules. Raman theory explain करा स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन को with their position and intensity. रोटेशनल रमन शिफ्ट के लिए जो सिलेक्शन रूल डेल्टा इज इक्वल टू +-2, रोटेशनल रमन शिफ्ट 2v 2j + 1 फॉर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स के लिए -2v 2j - 1 एंटी स्टोक्स के लिए। स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट हमारे पास 4b है और रोटेशनल और b इज इक्वल टू H upon 8 pi square IC give the amount of moment of inertia of the molecule. Raman spectroscopy is powerful tool for structural and identification of a molecule.
नाउ अगर इनसे इसके एप्लीकेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम इसका यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ बॉन्डिंग एंड सिमेट्री, पैरामेडिकल एनालिसिस में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, मटेरियल साइंस एंड नैनो मटेरियल्स में हम इसका यूज करते हैं, फोरेंसिक एंड आर्कोलॉजिकल सैंपल्स में, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डायग्नोसिस में। सो रमन स्पेक्ट्रोमीटर में हम देखेंगे लेजर सोर्स, जिसमें हम मोनोक्रोमेटिक क्रोमीटर रखते हैं, जिसमें सैंपल रखते हैं जिससे स्कैटरिंग निकलती है। मोनोक्रोमीटर डिटेक्ट करता है और डिटेक्टर होता है यहाँ पे आउटप्ले डिस्प्ले होता है। डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी वर्सेस रमन स्पेक्ट्रम। सो हम फाइनली बोल सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट एंड यूनिक फॉर एवरी सब्सटेंस। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें प्रोवाइड करता है एक मॉलिक्यूलर का फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट यूनिक होता है एवरी सब्सटेंस के लिए। सो आई होप कि हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ओवरव्यू ले लिया है। नाउ हम जो कि हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस की है, उसको हम डिटेल में थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं, जिससे और अच्छे से हमें पिक्चर क्लियर हो जाए। सबसे पहले रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक बार हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल माना, जिसमें हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल को हमने जिसमें 2 पॉइंट मासेस, जिसमें सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस, जिनमें बॉन्ड लेंथ है। सो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा है अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, जिसमें हमारे पास रिड्यूस मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसके बाद हमने देखा कि रोटेशनल एनर्जी लेवल, क्वांटाइज रोटेशनल एनर्जी लेवल L स्क्वायर इज इक्वल टू J प्लस 1 H स्क्वायर है, जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर अपॉन 2I है। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट करी J प्लस 1 H स्क्वायर अपॉन 2I, जिसमें हमने H की जगह H अपॉन 2 पाई रखा, इसमें पुट करा। सो H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1, जिसमें हमारे पास एनर्जी लेवल्स की अगर डायग्राम बात करें, सो J इज इक्वल टू 0, एनर्जीज 0, J इज इक्वल टू 1 2B 6B 12B 20B। और सो हम इसमें एनर्जी हमारे पास आए B J इंटू J प्लस 1। नाउ अगर हम रोटेशनल टर्म्स वैल्यू और रोटेशनल कांस्टेंट की बात करें, मींस टर्म्स वैल्यू एंड रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू, मींस हम अब एनर्जी को डिवाइड कर देंगे HC से, तो ये हमारे लिए किस में मिल जाएगी, वेव नंबर के टर्म में मिल जाएगी। सो एफ जे इज टू ई जे अपॉन एच सी, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई एच सी जे इंटू J प्लस 1। सो इसको डिवाइड करा, देन आफ्टर दैट V इज टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। इसको हमने रोटेशनल कांस्टेंट बताया, जिसकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर इनवर्स है। और इसमें हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जी इज टू बी जे J प्लस 1, राइट। एंड देन आफ्टर दैट हम इसमें वैल्यू देखें, अगर V की जो कि हमारा रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है I2 BR2 CL2 HCl, सो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी ये सब डिफरेंट वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक की पॉइंट क्या है, अगर लार्जर B है, B से अगर B की वैल्यू लार्ज है, मीन्स हमारे पास स्मॉल मोमेंट ऑफ एनर्जी, मीन्स मोमेंट ऑफ एनर्जी स्मॉल है, मीन्स लाइटर मॉलिक्यूल्स और शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। मीन्स जो कि अगर हमारे पास B की वैल्यू लार्ज है, मीन्स उससे हम बोल सकते हैं कि लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। नाउ अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें, सो डेरिवेशन ऑफ रमन शिफ्ट और रोटेशनल लाइन के लिए, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टोक्स के लिए J से J प्लस 2 हुआ इनिशियल लेवल, B J प्लस 1 फाइनल लेवल, J से J प्लस 2। सो डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस E इनिशियल। सो हम देख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू 2V 2J प्लस 3। सो रमन शिफ्ट हमारे पास, अब हमें देखेंगे, सो डेल्टा E बाय एच सी करेंगे, सो हमारे पास रमन शिफ्ट क्या है, 2V 2J प्लस 3/2 रमन शिफ्ट। इन दशमलव में एंटी स्टोक्स में माइनस 2V है। सो क्योंकि हम एंटी स्टोक्स में क्या कहते हैं, J से J माइनस 2, जिसमें हमारे पास इनिशियल लेवल B J प्लस 1, फाइनल लेवल B J माइनस 2 माइनस J माइनस 1। सो डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। सो इसमें हमारे पास एनर्जी लेवल -2V 2J माइनस 1। और रमन शिफ्ट की बात करेंगे, सो -2V 2J माइनस 1। रमन शिफ्ट इन वेव नंबर के टर्म में बोलेंगे, सो -2V 2J माइनस 1। अगर हम कंप्लीट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें, सो हम बोल सकते हैं, देखो तो हमने पोजीशन लाइन जो हमने निकाल दी ऑलरेडी। नाउ अगर हम पोजीशन ऑफ रमन लाइन, जिसमें हमारे पास J इज इक्वल टू J प्लस 2 के करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जिसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद हम इसका ग्राफ देख लेंगे। सॉरी,
जिसको हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल जे वैल्यू जी इक्वल टू 0 1 2 3। सो हमारे पास सबसे पहले स्टोक्स लाइन 6b 10b 14b 18b 22b। एंटी स्टोक्स लाइन में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जे इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। सो -6b -10b -14b -18b -22b। स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस आर बोथ साइड्स, जो कि हमारी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4b है। ना अगर हम इनके कंपैरिजन करें, सो स्टोक्स लाइन 6b 10b 14b 14b 18b 22b 26b जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। एंटी स्टोक्स लाइन में हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर जे इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 होता है। सो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट रिले लाइन। स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन सिमेट्रिक होती है अबाउट रिले लाइन एंड इक्वली स्पेस्ड बाय 4b, और इक्वली स्पेस्ड होते हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 4b। नाउ अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंसिटी, सो पॉपुलेशन ऑफ इनिशियल रोटेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एनजी इज इक्वल टू NO 2j प्लस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस EJ अपॉन KBT, जिसमें हमारे पास एनर्जी की वैल्यू क्या है VJ J प्लस 1 एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ अ लेवल J, जिसमें K हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। राइट, अगर हम इसकी पॉपुलेशन लेवल की बात करें, उसको हमारे पास देखेंगे इंटेंसिटी J इज इक्वल टू 0 सबसे मैक्सिमम, देन आफ्टर दैट ये इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर, मींस मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर इन J इज इक्वल टू 0 एट रूम टेम्परेचर, मींस ग्राउंड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर। हेंस स्टोक्स लाइंस आर स्ट्रॉन्गर देन एंटी स्टोक्स लाइन, मींस इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एंटी स्टोक्स लाइन के कंपैरिजन। सो रिलेटिव इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेट मींस इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन is directly proportional to 2j plus 1 j plus 1 j plus 2 exponential minus g b j plus 1 upon kbt। ऐसी एंटी स्टोक्स में भी 2j plus 1 j into j minus 1 exponential minus g b j plus 1 upon kbt। सो हम फाइनली हम बोल सकते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिसमें सिलेक्शन रूल डेल्टा j इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, जिसमें लाइन की पोजीशन प्लस माइनस 6b प्लस माइनस 10b प्लस माइनस 14b और स्पेस बाय 4b। Intensity depends on population of initial level and polarity changes during transition। So intensity depend करता है population initial level में, मीन्स ग्राउंड स्टेट में population कितनी है पार्टिकल की, और पॉसिबिलिटी चेंज हो रही ड्यूरिंग ट्रांजिशन। नाउ फाइनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम को और एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सो हमें पता है मॉलिक्यूल पोजेसेस क्वांटाइज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। सो during scattering transition between vibrational levels may occur। So during scattering transition between vibrational energy levels may occur। So relay scattering के corresponding हमारे पास इलास्टिक होता है, और स्टोक्स स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी को, एंटी स्टोक्स लाइन में मॉलिक्यूल लूज करता है एनर्जी को। सो म्यू स्कैटर्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, मींस एग्जैक्टली मींस नो चेंज इन वाइब्रेशनल लेवल। अब इसमें क्या होता है, स्टोक्स लाइन में स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इज, इसमें क्या आता है लेस देन आता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मींस इसमें फोटोन अपनी एनर्जी को लूज करता है और मॉलिक्यूल्स गेन करता है एनर्जी को। so, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टोक्स लाइन आ रहा होता है। इन द सिमिलर वे एंटी स्टोक्स लाइन में फोटोन एनर्जी को गेन कर रहा होता है और मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लूज कर रहा होता है। सो म्यू स्कैटर इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू एम, वेयर म्यू वी एम हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हम इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट कर रहा है लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी लेवल्स इसमें इक्वली स्पेस्ड है, एनर्जी लेवल जिसको हम डिनोट करते हैं ईवी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू एम, जिसमें v इज इक्वल टू 0 1 2 3 और म्यू एम हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो वाइब्रेशनल रमन शिफ्ट की बात करें स्टोक्स लाइन v से v प्लस 1, सो डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा e अपॉन एच सी। सो हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी वी एम, ऐसी एंटी स्टोक्स लाइन में v से v माइनस 1, सो इसमें वेव नंबर हमारे पास माइनस बी एम आ रहा है। सो ऑल वाइब्रेशनल रमन लाइंस आर फंडामेंटल अपीयर एट प्लस माइनस बी एम। सो बोल सकते हैं सभी वाइब्रेशनल रमन लाइंस जो कि फंडामेंटल है वो अपीयर होती हैं एट प्लस माइनस वीएम, मींस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल पे। ना अगर हम इसके सिलेक्शन रूल की बात करें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सो इसके सिलेक्शन रूल हम बोल सकते हैं
रोटेशनल रमन में हमने देखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड चेंज इन वाइब्रेशनल नंबर 0 होना चाहिए। तो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी विद रोटेशन, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए विद रोटेशन। वाइब्रेशनल रमन में क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 बट एंड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर डेल्टा बी इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बट मोस्टली हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल बैंड ही आता है, फिर फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बहुत कम मिलता है क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी विद वाइब्रेशन, इसमें पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए विद वाइब्रेशन। सो टाइपिकल रमन स्पेक्ट्रम, एक तो सबसे पहले हमारे पास प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है जिसमें 6B 10B 14B 18B स्टोक्स लाइन आ रही थी। इस ऐसे ही हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन जे इक्वल टू 1 2 जिसमें -6B -10B -14B -18B 22। ऐसे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक तो रेले लाइन आ रही होती है, एक स्टोक्स लाइन Vm जो कि म्यू एम वी नॉट माइनस Vm, ऐसे एंटी स्टोक्स लाइन वी नॉट प्लस Vm। सो हम बोल सकते हैं कि इन रियल स्पेक्ट्रा बोथ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लाइंस में अपीयर टुगेदर। अगर जब हमारा रियल स्पेक्ट्रा आता है तो जिसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल रमन लाइंस में अपीयर टुगेदर मींस रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लाइन एक साथ दिख रही होती है, गिविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम मींस हमें इसका कॉम्बिनेशन रोटेशनल और वाइब्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक्चुअल में दिख रहा होता है। नाउ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स की इंटेंसिटी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एक बार और देख लेते हैं। सो एंटी इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स इसको टू वी नॉट अपॉन प्लस Vm अपॉन वी नॉट माइनस Vm का होल की पावर 4 एक्सपोनेंशियल HUm अपॉन kBT। सिंस ये वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी है सो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो हम इसको मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज नियरली इक्वल टू एक्सपोनेंशियल HUm अपॉन kBT जो कि बहुत लेस देन 1। सो हम बोल सकते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 300 Kelvin kBT is very greater than HUm, so exponential HUm upon kBT is very small, hence Stokes line are much stronger than anti-Stokes line। means Stokes line बहुत strong होती है किसके कंपैरिजन में, एंटी स्टोक्स के कंपैरिजन। बट एट लो टेम्परेचर और हाई फ्रीक्वेंसी लार्जर Vm मीन्स हमारे पास वाइब्रेशन मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मीन्स लो टेम्परेचर हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, सो उसमें एंटी स्टोक्स लाइन बिकम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, मींस उसमें रिलेटिवली एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है। नाउ पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट्स इज स्मॉल एंड एंटी स्टोक्स आर लाइंस आर वीक। सो पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत कम होती है इसलिए एंटी स्टोक्स लाइन वीक होती है। नाउ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, सो एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड रोटेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फेज ट्रांजिशन में, मटेरियल साइंस कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड सेमीकंडक्टर सेरेमिक्स एंड नैनो मटेरियल्स में, बायोलॉजी एंड मेडिसिन में, डीएनए प्रोटीन सीएल्स एंड ड्रग्स में, फॉरेंसिक साइंस एंड आर्ट कंजर्वेशन में, क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज एंड पैरामेडिकल्स। नाउ अगर हम इसकी फाइनल समरी बोले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हमारे पास, सो ई रोटेशनल एनर्जी लेवल EJ इज इक्वल टू VJ+1, रोटेशनल टर्म वैल्यू VJ+1, रोटेशनल सिलेक्शन रूल डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, स्टोक शिफ्ट 2V+2J+3, एंटी स्टोक्स रमन शिफ्ट -2V 2J -1, spacing between them 4V, vibrational energy level EV is equal to V plus half HUm, vibrational Raman shift Vm is equal to plus minus Vm, intensity of anti-Stokes divided by intensity of Stokes is equal to exponential minus HUm upon kBT, and Raman active condition delta alpha upon delta Q does not equal to 0। अब हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो रमन में हमारे पास सिलेक्शन रूल, सो सिलेक्शन रूल रमन में डेल्टा जी इक्वल टू प्लस माइनस 2 है एंड वाइब्रेशन में प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इसमें कंडीशन क्या है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी।
बट हमने देखा था इंफ्रारेड में रोटेशनल में प्लस माइनस वन होना चाहिए एंड वाइब्रेशन में प्लस माइनस वन होना चाहिए और इसमें चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। सो इसमें चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। नाउ हम बोल सकते हैं क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है ओरिजिन, पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स रमन लाइन एंड रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा को और प्रोवाइड करा फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। सो नाउ अगर हम फाइनली इनका ड्रॉ के थ्रू बताएं रमन स्कैटरिंग एनर्जी लेवल पिक्चर। सो रेले स्कैटरिंग में हमारे पास जो एनर्जी इंसिडेंट करी वही की वही मिल गई, नो एनर्जी ट्रांसफर आया। सो ये रेले स्कैटरिंग हुए। स्टोक्स में मॉलिक्यूल गेन करता है एनर्जी को, फोटोन लूज करता है एनर्जी को, और ये हमारे पास सो जो न्यू स्कैटर आती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी, और एंटी स्टोक्स में मॉलिक्यूल लूज करता है एनर्जी को, फोटोन गेन करता है एनर्जी को। ये हमारी वर्चुअल स्टेट है जो कि वेरी शॉर्ट लिव्ड के लिए होती है, जिसमें हमारे पास रियल रोटेशनल वाइब्रेशन लेवल सो म्यू स्कैटर्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस न्यू एम एंटी। सो वर्चुअल स्टेट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस। सो वर्चुअल स्टेट एग्जिस्ट करती ओनली बहुत छोटे टाइम के लिए ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस। नाउ अगर हम लास्ट बोले रोटेशनल रमन समरी ऑफ दिस रिजल्ट्स, सो हम बोल सकते हैं रिजिड रोटेटर के लिए ई जे इज इक्वल टू बी जे 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 प्लस वन, सिलेक्शन रूल डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एंड स्टोक शिफ्ट 2v 2j plus 3 एंटी स्टोक्स minus 2v 2j minus 1 लाइन स्पेसिंग 4b मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to h upon 8 pi square bc रोटेशनल कांस्टेंट b is equal to h upon 8 pi square ic। और अगर हम I डिटर्मिनेशन ऑफ b एंड I फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, सो अगर हम मेजर कर सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन डेल्टा म्यू b is equal to 4b, देन फाइनल रोटेशनल कांस्टेंट हम उससे बता सकते हैं v is equal to डेल्टा म्यू v बाय 4, और उससे फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देन आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो बॉन्ड लेंथ पता लग सके। सो मींस हम कह सकते हैं अगर हमारे लिए स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइन पता चल गया तो उससे हम रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया तो उससे बॉन्ड लेंथ फाइंड कर लेंगे। नाउ इन द सिमिलर वे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, तो इसके रिजल्ट की बात करें, सो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जिसमें हमने वाइब्रेशन एनर्जी लेवल v प्लस हाफ एच न्यू एम, जिसमें सिलेक्शन रूल डेल्टा v इसको प्लस माइनस वन फंडामेंटल है और प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ये हमारे ओवरटोन्स है जो कि वीक होते हैं। तो स्टोक शिफ्ट की बात करें सो डेल्टा v इज इक्वल टू प्लस वी एम बाय मोलिकुलर फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक्स में माइनस वीएम हमारी मोलिकुलर फ्रीक्वेंसी। सो वाइब्रेशन रमन लाइंस अपीयर्स एट प्लस माइनस वीएम फ्रॉम रेले लाइन एंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हमारे पास एच न्यू एम 3/2 एच न्यू एम 5/2 एच न्यू एम जो कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, क्योंकि वाइब्रेशन हमारी फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर हम कंबाइन करें इन तीनों को कॉम्बिनेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रम रोटेशनल एंड वाइब्रेशन को, सो इफ बोथ rotation and vibrational transition occur simultaneously, so combination of rotational vibrational Raman lines are obtained like this। रेले लाइन होगी, स्टोक्स लाइन होगी राइट साइड और एंटी स्टोक्स लाइन होगी लेफ्ट साइड। सो वी नॉट हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी एंड बीएम हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ग्रुप ऑफ लाइंस सेपरेटेड बाय वीएम आर ऑब्जर्व्ड, ईच ग्रुप कंटेन्स रोटेशनल लाइंस स्पेस्ड बाय 4b। नाउ पोलरिबिलिटी एंड रमन एक्टिविटी की बात करें, पोलरिबिलिटी एंड रमन एक्टिविटी की बात करें, सो हम बोल सकते हैं रमन स्कैटरिंग occurs only when पोलरिबिलिटी changes during motion। सो रमन स्कैटरिंग occur होती है जब occurs only when पोलरिबिलिटी changes during motion। induced dipole moment p vector is equal to alpha e vector, p vector is equal to alpha e vector, पोलरिबिलिटी alpha is equal to alpha naught d alpha upon dq into q 1/2 d square alpha upon dq square q square। सो ये हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू अल्फा e होता है और पोलरिबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट d अल्फा अपॉन dq q नॉट। सो इन दिस पे हम सीरीज पे एक्सपेंड करें जिसमें हम क्लासिकल थ्योरी को इसको डिटेल में समझे थे, जो बताया था मैं कि क्लासिकल थ्योरी को हम कैसे ड्राइव करे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रमन एक्टिव कंडीशन क्या है d अल्फा अपॉन dq वो की नॉन जीरो होना चाहिए, मींस पोलरिबिलिटी चेंज होनी चाहिए जो कि हमारा रमन एक्टिव की कंडीशन है। मींस द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में बी
रमन एक्टिव इवन इंफ्रारेड आर इनएक्टिव एंड वाइस वर्सा। नाउ इसके हम एप्लीकेशन एडवांटेजेस ऑफ क्वांटम थ्योरी की बात करें, सो एडवांटेजेस हमारे पास क्वांटम थ्योरी की क्या है। एक तो एक्सप्लेन करा स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन को, एक्सप्लेन करा इंटेंसिटी डिफरेंस को, एक्सप्लेन लाइन पोजीशन एंड कांस्टेंट स्पेसिंग को, एक्सप्लेन रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा को, ड्राइव करा सिलेक्शन रूल डेल्टा वी इक्वल टू +-2 एंड डेल्टा वी इक्वल टू +-1, प्रेडिक्ट करा इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स को, प्रोवाइड करा बेसिस फॉर मॉडर्न रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो फाइनल summary of whole picture: incident photon energy is called h nu naught, interaction through virtual levels, so very short lived virtual state। अब possible outcomes हमारे पास है no energy transfer relay scattering, molecule gain energy कर रहा है तो Stokes line, molecule lose कर रहा है energy को तो anti Stokes line, observed spectrum relay line at zero, right side हमारे पास anti Stokes, left side हमारे पास Stokes, मीन शिफ्ट डिटरमाइंड बाय रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। नाउ हम बोल सकते हैं, अब इससे हम इंफॉर्मेशन क्या निकाल पाए, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो उससे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा तो हम इससे बॉन्ड लेंथ निकाल देंगे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, सिमेट्री और बॉन्डिंग भी पता कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसके बाद कंपेयर करें, नाउ अगर हम इसके बाद कंपेयर करें क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी को, सो हम बोल सकते हैं क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में, क्लासिकल में हमारे पास एनर्जी कंटिन्यूअस थी, क्वांटम में क्वांटाइज थी, इंड्यूस्ड डाइपोल मॉडल रिक्वायर्ड था, फोटोन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन रिक्वायर्ड था हमारे लिए, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी रेशियो, एक्सप्लेन इंटेंसिटी रेशियो को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नो वर्चुअल स्टेट, इसमें ऊपर से और वर्चुअल स्टेट इंक्लूडेड है, क्वालिटेटिव एनालिटिक एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन हमारे पास। ना फाइनल फॉर्मूला से जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, energy is equal to incident photon energy equal to h nu e initial plus h nu is equal to e final plus h nu s, so e final minus e initial, so scattered frequency is equal to mu naught minus mu m, जो कि हमारे पास स्टोक्स लाइन है, ये हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन है, सेम फ्रीक्वेंसी तो रेले आ रहा है, रमन शिफ्ट जो कि इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ के, और चेंज इन पॉजिटिविटी नॉन जीरो होना चाहिए। सो हम फाइनली बोल सकते हैं हमारे पास कोई रिवीजन के फॉर्म में, so Raman scattering is an inelastic photon molecular interaction. Interaction occur through a virtual state. Stokes lines are generally more intense because most molecules occupy the ground vibrational state at room temperature. And Raman shift is independent of the excitation wavelength. Raman shift है वो independent है किसके, excitation wavelength की। Raman active vibration requires a change in molecular polarization. So Raman active के लिए Raman active vibration require change in molecular polarizability. Quantum theory successfully explain the experimental Raman spectrum. So quantum theory successfully explain कर पाई हमारे experimental Raman spectrum। नाउ इससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। सो हम बोलेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट एक्सप्लेन रमन स्कैटरिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स एंड क्वांटाइज्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। अनलाइक क्लासिकल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर हमारे एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन फोटॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स को, रमन सिलेक्शन रूल्स को, स्टोक्स एंटी स्टोक्स इंटेंसिटी डिफरेंस को, वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स को। सो हम बोल सकते हैं कि फोटोन कोलाइड करता है मॉलिक्यूल्स के साथ और एक्सचेंज करता है एनर्जी को with its vibrational and rotational motion, with its vibration and rotational motion. What is the basic principle of quantum Raman scattering? What is the basic principle of quantum Raman scattering? So incident photon energy E initial is equal to h nu naught, E initial is equal to h nu naught. After interaction, scattered photon energy Es is equal to h nu s. एनर्जी कंजर्वेशन एच यू नॉट प्लस एच यू एस इज इक्वल प्लस डेल्टा ई, जिसमें डेल्टा ई हमारे पास मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी है। सो हम बोल सकते हैं मिसिंग फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जो एनर्जी मिस हो रही है वो एनर्जी क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल एनर्जी स्टेट, जो कि हम डिस्कस करें डिटेल में। वर्चुअल एनर्जी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इन रमन स्पेक्ट्रिंग द मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड टू अ वर्चुअल स्टेट। मींस रमन स्पेक्ट्रिंग, so explain the concept of virtual energy state. In Raman scattering, the molecules is excited to a virtual state rather than a real electronic excited state. So ground state से पहले virtual state में जाएंगे, फिर virtual state से ground state में आएंगे, या फिर excited vibrational state में जाएंगे. Means virtual state exist only during photon interaction. Means virtual state exist करती है जब photon interact करता है. Hence as an extremely short lifetime. उसका बहुत short lifetime होता है. Explain Rayleigh scattering using quantum theory. Explain Rayleigh scattering using quantum theory. सो नो एनर्जी एक्सचेंज ऑफकोर्स, जब कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है तब हमारे पास रेले लाइन मिली होती है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू एस, एस न्यू एस इज इक्वल टू न्यू नॉट। मींस नो मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स रिटर्न टू द सेम एनर्जी स्टेट आफ्टर स्कैटरिंग। मींस मॉलिक्यूल रिटर्न होता है सेम एनर्जी स्टेट में आफ्टर स्कैटरिंग। एक्सप्लेन स्टोक्स रमन लाइन यूजिंग क्वांटम थ्योरी। इंसिडेंट फोटोन लूज एनर्जी, एच न्यू एस इज इक्वल टू h nu naught minus h nu. Therefore, nu s is equal to v naught minus vv. vvs हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। सो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल गेन करता है वाइब्रेशनल एनर्जी को, सो द स्कैटर्ड फोटोन हैज अ लोअर फ्रीक्वेंसी। सो मीन स्टोक्स रमन लाइन में क्या होता है, फोटोन अपनी एनर्जी को मॉलिक्यूल को देता है जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। एंटी स्टोक्स में इसका उल्टा हो जाता है, इसमें मॉलिक्यूल फोटोन को एनर्जी देता है, मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लूज कर देता है और फोटोन एनर्जी गेन कर लेता है। एक्सप्लेन एंटी स्टोक्स रमन लाइन यूजिंग क्वांटम थ्योरी। मींस द molecule is already in the excited vibrational state, so it transfer energy to photon। मींस इसमें मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में होता है, इट ट्रांसफर एनर्जी टू द फोटोन। मींस इसमें फोटोन को एनर्जी देता है मॉलिक्यूल। h nu s is equal to h nu naught plus h nu v, means vs is equal to v naught plus vv। सो हम इसमें बोल सकते हैं स्कैटर्ड फोटोन गेन्स एनर्जी। स्कैटर्ड फोटोन क्या करता है, गेन करता है एनर्जी को फ्रॉम द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। व्हाई आर स्टोक्स लाइन आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन इंटेंसिटी क्यों होती है एज कंपेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन। सो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन n1 upon n0 is equal to exponential h mu upon kT। n0 is greater than n1, n0 is greater than n1 मींस ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एक्साइटेड के कंपैरिजन में, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। मोस्ट मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन द ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट मेकिंग स्टोक्स स्कैटरिंग मोस्ट प्रोबेबल। व्हाट इज द रमन सिलेक्शन रूल। रमन सिलेक्शन रूल क्या होगा। सो रमन सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल के लिए हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, फॉर रोटेशनल रमन ट्रांजिशन डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव। वाइब्रेशनल रमन एक्टिव कब होगी, जब चेंज इन पोलरिटी हो। ओनली वाइब्रेशन दैट चेंज मोलिकुलर पोलरिटी कैन स्कैटर रमन फोटोन। मींस जब वाइब्रेशन होगा तभी मॉलिक्यूल की पोलरिटी चेंज होगी और तभी रमन फोटोन्स हमें मिलेंगे। एक्सप्लेन रमन शिफ्ट। सो रमन शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा वी वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी एस। its unit is centimeter inverse। its unit is centimeter inverse। मीन्स हम बोल सकते हैं रमन शिफ्ट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर, रमन शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा हमारे लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी को, और चूंकि इंडिपेंडेंट है लेजर की वेवलेंथ के। एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी। सो कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे पास एक तो वेव है क्लासिकल और क्वांटम की फोटोन है। एनर्जी लेवल की बात करें क्लासिकली नॉट इंक्लूड था, क्वांटम हमने इंक्लूड करा। बाय वर्चुअल स्टेट क्लासिकली कुछ नहीं था, क्वांटम हमने इंक्लूड करा। सिलेक्शन रूल क्लासिकल में पार्शियली था, इसमें कंप्लीट है। इंटेंसिटी नॉट एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन करा गया। सो क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रमन स्कैटरिंग फिनोमेना। सो क्वांटम थ्योरी कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देती है हमारी रमन स्कैटरिंग। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन तो हमें पता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सेमीकंडक्टर कैरेक्टराइजेशन में, नैनो टेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मटेरियल साइंस में, केमिकल फिंगरप्रिंट्स में, पैरामेडिकल एनालिसिस में, क्रिस्टल स्टडीज में। तो हम बोल सकते हैं क्वांटम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को देयर यूनिक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से। तो क्वांटम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाइज मॉलिक्यूल्स थ्रू देयर यूनिक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की मदद से। सो सबसे अच्छी चीज इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी कनेक्ट करे एक तो क्वांटम मैकेनिक्स को, फोटोन थ्योरी को, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को, पोलरिटी को, वर्चुअल स्टेट को और स्पेक्ट्रोस्कोपी को। सो हम फाइनली बोल सकते हैं कि फोटोन हम देते हैं तो उससे वर्चुअल स्टेट में जाता है, वर्चुअल स्टेट में एनर्जी एक्सचेंज करता है, उसके करस्पॉन्डिंग में स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन मिलती है। सो हम बोल सकते हैं क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करता है रमन स्कैटरिंग को थ्रू फोटोन मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, through photon molecule interaction and virtual states and energy conservation. It is correctly predicts Raman shift, intensity difference and selection rule. Final formula से delta E is equal to h nu naught is equal to h nu s plus delta E. Nu s is equal to Vs is equal to V naught. Vs is equal to V naught minus Vv. ये स्टोक्स के लिए, ये रेले स्टोक्स एंड ये एंटी स्टोक्स के लिए। ये बोल्ट्जमान फैक्टर जो कि पॉपुलेशन के बारे में बताता है। सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन के लिए डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1, रोटेशनल के लिए डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, और चेंज इन पोलरिटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन हमें रिक्वायर्ड है रमन एक्टिव के लिए, एंड रमन शिफ्ट इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ की। सो आई होप कि हमने डिटेल में क्लासिकल थ्योरी को समझा, क्वांटम थ्योरी को समझा, स्कैटरिंग को समझा। स्कैटरिंग क्या होती है? दो टाइप की स्कैटरिंग पढ़ी, इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग में हमने रेले स्कैटरिंग पढ़ा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग में रमन स्कैटरिंग को पढ़ा। फिर इसके बाद रमन इफेक्ट क्या होता है, उसको क्लासिकली किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक लेक्चर उसके लिए डिस्कस करा। फिर इसके बाद आज हमने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट को डिटेल में समझा है। आई होप कि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, बट मैंने पूरा कोशिश करा कि एक बार इसको डिटेल में समझा दिया जाए, क्योंकि रमन इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंटरव्यू में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हर एक इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हर एक इंटरव्यूअर का, जिसमें अगर एटॉमिक फिजिक्स से डिस्कशन होगा तो वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछेंगे। इसका मेन रीजन ये कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, उन्होंने डिस्कवर करा है, और इसमें नोबेल प्राइज भारत को सिर्फ एकमात्र नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो सीवी रमन को ही मिला है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी इंटरव्यू वगैरह में फिजिक्स की हायर स्टडी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लेजर फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप कि अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और ये लेक्चर सीरीज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों तक भी ये लेक्चर कंटेंट पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।